ओके, सो हम आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th के लिए एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, इंटरनल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड ये जो चैप्टर है और इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों ट्रेड के दो सेगमेंट हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड का क्या मतलब है। ट्रेड का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें हम हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स को रिमूव करते हैं। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स को रिमूव करने का क्या मतलब है? जैसे दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, बट वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लोग हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेलर है और एक बायर है, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, ये जो हिंड्रेंस है, इसको हम रिमूव करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी करके, है ना। ऐसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं तो ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटी से हम हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करते हैं, ठीक है। क्रेडिट से हम हिंड्रेंस ऑफ टाइम को दूर करते हैं। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे दूर होता है? जैसे कि अगर कश्मीर में एप्पल उगता है लेकिन हमने तो पूरे इंडिया में कंज्यूम करना है, तो जो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेसेस को दूर कर रहे हैं। उसी तरीके से एक बायर सेलर को नहीं जानता, इन दोनों के बीच के गैप को इंटरलिंक करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम ट्रेड कहते हैं, जहां पे हम पर्सन्स के हिंड्रेंसेस को दूर करते हैं। यहाँ पे ये हिंड्रेंस कैसे दूर होता है? तो यहाँ पे ट्रेडर एक लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। जो भी पर्सन ट्रेडिंग एक्टिविटी में एंगेज होता है उसे हम ट्रेडर या मिडिल मैन कह सकते हैं। तो इसके उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे ट्रेडर या मिडिल मैन नाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रेड को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के बेसिस पे ही ये दो चैप्टर्स हैं। एक इंटरनल ट्रेड है जिसमें हम विद इन द कंट्री जो ट्रेड होते हैं उसको कवर करेंगे, इसीलिए हम उसे इंटरनल ट्रेड कह रहे हैं क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री है। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब या एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब ये होगा कि एक कंट्री का पर्सन दूसरे कंट्री के साथ बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर रहा है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड कह सकते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड में हम इस चैप्टर में जो दो टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं, जो ये दोनों सेगमेंट्स हैं इंटरनल ट्रेड के, ये दो सेगमेंट्स हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये होलसेल ट्रेड क्या होते हैं और रिटेल ट्रेड क्या होते हैं, ये हम डिटेल में समझते हैं। उसके पहले मैं तुम्हें दिखा दूं कि देखो, बुक में केवल इतनी ही काम की बात लिखी है। इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी थी कि ट्रेड जो है वो रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। दूसरी बात लिखी है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, उसे क्लासिफाई किया गया इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में लिखा है कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हम बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर रहे हैं वो इंटरनल ट्रेड है, और जो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द कंट्रीज हो रहा है वो एक्सटर्नल ट्रेड है। अब हम चलते हैं इंटरनल ट्रेड के दो सेगमेंट्स पे जिन्हें हम कह रहे हैं होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। उसके पहले जरा इंटरनल ट्रेड को मैं एक बार और समझाऊं डिटेल में। इंटरनल ट्रेड जो है वो बाइंग सेलिंग है गुड्स एंड सर्विस की विद इन नेशनल बाउंड्रीज, ये लाइन तो हमने समझ ली। इससे रिलेटेड क्या होगा जब हम एग्जांपल के लिए इंडिया में ही बाइंग सेलिंग कर रहे हैं गुड्स की, तो जो पेमेंट्स होंगे वो होम करेंसी में होंगे, दैट इज इंडियन रूपी में होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम इंडिया में ट्रेड करते हैं तो हमें कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? ये एक टैक्स होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। ये टैक्स हमें सिर्फ तब पे करना पड़ता है जब हम कोई गुड्स या सर्विस किसी और कंट्री के साथ बाइंग सेलिंग में जाते हैं, तभी हमें कस्टम ड्यूटी के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और टैक्स देना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, और हमारा कस्टम एक डिपार्टमेंट है उसके लिए, और जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे ये कस्टम डिपार्टमेंट पूरा सेटअप होता है और वहाँ पे ये सारी प्रोसीजर की जाती है। ये हम अगले चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड ही है, ठीक है। अगली बात बताता हूं मैं तुम्हें, यहां मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टैक्स नहीं लगता है इंटरनल ट्रेड पे। इंटरनल ट्रेड पे भी टैक्स लगता है, उसे हम जीएसटी कहते हैं इंडिया में, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसका फुल फॉर्म है। तो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे जीएसटी हम पे करते हैं, लेकिन इंटरनल ट्रेड पे ही ये जीएसटी पे होता है। एक्सटर्नल ट्रेड पे क्या क्या होता है, क्या जीएसटी पे होता है, और इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी कैसे लगती है, वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इंटरनल ट्रेड पे सिर्फ जीएसटी लगता है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, ठीक है। इस तरह का टैक्स नहीं लगता। अगली बात करें तो इंटरनल ट्रेड हमें क्या अचीव करके देता है, तो इंटरनल ट्रेड की वजह से हम विद इन द कंट्री
गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं, वो भी स्पीडी मैनर में एज वेल एज रीजनेबल कॉस्ट पे। स्पीडी और रीजनेबल कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है गुड्स को खरीदने और बेचने में, क्योंकि हमें जो ट्रैवल करवाना पड़ता है गुड्स को वो थ्रू सी कराना पड़ता है, शिप्स के थ्रू होता है और काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है और ड्यूटीज़ भी अलग से पे करनी पड़ती है जिसको हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। आई होप ये रिलेटेड चीज़ें समझ में आई कि जब इंटरनल ट्रेड होता है तो पेमेंट होम करेंसी में होता है, जब इंटरनल ट्रेड होता है तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, और जब इंटरनल ट्रेड होता है तो जो गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पीडी मैनर में रीजनेबल कॉस्ट पे हो जाता है। अब अगली बात करते हैं, इंटरनल ट्रेड के टाइप्स की बात करते हैं। तो इंटरनल ट्रेड जो है वो होलसेल और रिटेल दो सेगमेंट में बटा हुआ है। फिलहाल हम होलसेल ट्रेड पे फोकस करेंगे। होलसेल ट्रेड का सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं। देखो, होलसेल ट्रेड का मतलब होता है वही बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेड बोलना है मतलब बाइंग सेलिंग बोलना है, और मैं यहाँ पे बता दूं बाइंग सेलिंग पहले से डिसाइड होती है। जो ट्रेडर होता है उसको ये पता है कि मुझे मैंने जो गुड्स बाय किया है वो सेल करने के लिए किया है। यहाँ इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि गुड्स बाय क्यों किया जा रहा है, ताकि उसे सेल किया जा सके। कंज्यूमर के एंगल से सोच के देखो इस बात को। आप एज अ कंज्यूमर गुड्स क्यों बाय करते हो? इसलिए बाय करते हैं ताकि हम उसे कंज्यूम करके उससे यूटिलिटी डिराइव कर सके। ठीक है, तो ट्रेडर का इंटेंशन टू बाय और कंज्यूमर का इंटेंशन टू बाय बिल्कुल अलग है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन टू बाय क्या होता है? मैन्युफैक्चरर अगर कोई गुड्स खरीद भी रहा है तो उसका इंटेंशन है टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स। ठीक है, जैसे लकड़ी खरीद के फर्नीचर बनाना। तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और कंज्यूमर तीनों में बिल्कुल बाइफर्केशन है इस बात पे कि क्यों बाय किया है उन्होंने गुड्स। कोई कंज्यूम करने के लिए बाय कर रहा है, कोई रीसेल करने के लिए बाय कर रहा है, और कोई प्रोड्यूस करने के लिए बाय कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्लियर इंटेंशन है, बाइंग सेलिंग दोनों होगी, बाइंग भी होगी सेलिंग भी होगी। जिस चीज को बाय किया जा रहा है उसी चीज को सेल किया जाएगा। ये जो बाइंग होती है होलसेलर की, ये लार्ज क्वांटिटीज में होती है, बल्क में होती है। और ये गुड्स किसको सेल करते हैं? जनरली ये गुड्स रिटेलर को सेल करते हैं, कंज्यूमर को नहीं। ठीक है, रिटेलर को। रिटेलर कौन होता है? एक छोटी किराना शॉप सोचो, वो एक रिटेलर है। उसने क्या किया है? किसी होलसेलर से गुड्स खरीदा है, प्रोड्यूसर से नहीं, होलसेलर से गुड्स खरीदा है और कंज्यूमर को बेच रहा है। तो वो जो लिंक बना रहा है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में बना रहा है। जबकि होलसेलर किसके बीच में लिंक बना रहा है? इस रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। तो ये जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स चला, होलसेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर कंज्यूमर के पास आया, ये जो पूरी चेन है इसे सप्लाई चेन बोलते हैं। इस सप्लाई चेन का पहला इंटरमीडियरी, पहला पर्सन जो गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, वो कौन होता है? होलसेलर होता है। तो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग होगी और इंटेंशन क्लियर होगा कि ये जो बाइंग हुई है ये रीसेल या इंटरमीडिएट यूज के लिए हुई है। ये इंटरमीडिएट यूज का क्या मतलब है सर? रीसेल तो समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट समझा दो। इंटरमीडिएट यूज का मतलब समझाता हूं। एक होलसेलर हो तुम, और तुम किसी किसान से बहुत सारा अनाज खरीदते हो। उस अनाज को रिटेलर के पास भेजने के पहले तुम्हें पैकिंग करनी होती है, इसलिए तुम पैकिंग मटेरियल भी खरीदते हो। तो एक खरीदा आपने अनाज, तो अनाज तो इस इंटेंशन से खरीदा कि मैंने खरीदा है और मैं बेच दूंगा, और वो जो पैकिंग मटेरियल तुमने खरीदा है वो एक्चुअली अनाज को स्मॉलर क्वांटिटीज में पैक करने के लिए खरीदा है। तो स्मॉलर क्वांटिटीज में पैक करने के लिए ये जो मटेरियल खरीदा गया इसे हम इंटरमीडिएट यूज कहेंगे। तो यहाँ पे जो बाइंग सेलिंग होती है एज अ होलसेलर, वो लार्ज क्वांटिटी में होती है और वो विद एन इंटेंशन रीसेल करने के लिए या इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने के लिए होती है, इंटरमीडिएट यूज करने के लिए होती है। आगे चलते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय करते हैं और रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करते हैं। ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिया कि एक होलसेलर ने किसान से लार्ज क्वांटिटी में गेहूं खरीदा या अनाज खरीदा और उसे स्मॉलर पैकेट्स में रिटेलर्स के पास भेज दिया, जो आपके नियर बाय किराना शॉप्स हैं वहां पे। हेंस दे एक्ट एज अ इंटरलिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। यहाँ कंज्यूमर नहीं है, तो होलसेलर किसके बीच की लिंक है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। ये मैंने डायग्राम से इसमें समझाया है। देखो, मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहा है कौन? होलसेलर, बल्क क्वांटिटी में, और फिर उसे सेल कर रहा है किसको? रिटेलर्स को। और रिटेलर किसको सेल करेंगे? कंज्यूमर्स को। ये डायग्राम से तुम्हें समझ में आ रहा है, ये पूरी सप्लाई चेन कहलाती है। अगली बात,
ये जो पूरा टॉपिक है होलसेलर का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो मीनिंग हमने इसका समझ लिया, दूसरा होलसेल ट्रेड पे फीचर्स के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड, और तीसरा होता है सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करेगा होलसेलर। ऑब्वियसली वो लिंक की तरह काम कर रहा है, तो कुछ सर्विसेज वो मैन्युफैक्चरर को देगा और कुछ सर्विसेज वो रिटेलर को देगा। तो यहाँ हम बात करते हैं फीचर्स की। तो होलसेल ट्रेड जो है उसका पहला फीचर तो यही है कि वो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, और वो फर्स्ट इंटरमीडियरी है इस पूरी सप्लाई चेन का। वो पहला पर्सन है जिसने प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया है और गुड्स वहां से मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदा है, तो ये फर्स्ट इंटरमीडियरी कहलाता है। दूसरी बात, होलसेल ट्रेड जैसा कि तुम्हें कैरेक्टर से समझ में आ रहा है कि इसे तो बहुत सारा स्टॉक एक साथ खरीदना पड़ता है। अगर बहुत सारा स्टॉक एक साथ खरीदना पड़ेगा, फिर उसे स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, तो इन सारी एक्टिविटीज में बहुत सारा खर्चा होने वाला है, और इस खर्चे की वजह से इसे ह्यूज कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसे लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात, ये पर्सन रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स बेचता है। अब एक कहानी समझो, अगर मार्केट में मैं तुम्हें कहूं कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, तो मैं ये बताऊं सबसे ज्यादा मार्केट को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग होलसेलर ही होते हैं। इन्हीं को बिचौलिया कहा जाता है हिंदी में, इन्हीं को मिडिल मैन कहा जाता है, और मिडिल मैन सबसे ज्यादा मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये प्रॉब्लम तुम्हें न्यूज में भी सुनने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? तो समझो, अगर तुम होलसेलर बने तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर तुम होलसेलर बने तो तुम्हें, एग्जांपल के लिए वही ले लेते हैं कि फार्मर से तुमने बहुत सारा अनाज खरीदा, फार्मर को तुम्हें इमीडिएट पेमेंट देना है उसी समय। फार्मर को इमीडिएट पेमेंट देना है, तो वहां पे आप काफी डिस्काउंटेड रेट पे, काफी सस्ते रेट पे फार्मर से गुड्स खरीद लेते हो और उसे पेमेंट दे देते हो। तो पैसा तो दे के आपने गुड्स खरीद लिया। फिर इस गुड्स को जब आप बेचने की बारी आती है, तो रिटेलर जब आपके पास आता है, तो आप उससे क्या कहते हो? आप उससे कहते हो कि ठीक है, मैं तुझे ये गुड्स बेच दूंगा और मैं तुझे उधार भी दे दूंगा, मतलब क्रेडिट पे दे दूंगा। तो रिटेलर खुश हो जाता है। ऐसे ही होलसेलर के पास वो जाना चाहता है जहां पे उसे उधार पे गुड्स मिल जाए। फायदा क्या है इस उधार का? एक रिटेलर जब होलसेलर से उधार पे गुड्स लेके जाता है, सपोज 1 महीने का उधार मिला, तो अपनी किराना शॉप पे जाके जब वो इसे गुड्स को बेचेगा, तो उसे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर तो मेरा गुड्स बिक ही जाएगा। इस तरह के एंटिसिपेशन में जब कस्टमर उससे गुड्स खरीदने आता है, तो कस्टमर से वो पैसे ले लेता है और फिर वो पैसा इसे ट्रांसफर करता है। तो इस फैसिलिटी की वजह से उसे अच्छा रहता है ना यार। देखो, रिटेलर को पैसे भी नहीं देने पड़े, उसने उधार पे गुड्स खरीदा होलसेलर से, कस्टमर से कैश लिया, और जब कैश आ गया तो होलसेलर को चुका दिया अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो ये जो एक्टिविटी है, ये रिटेलर को बड़ा अच्छा महसूस कराती है। इसलिए रिटेलर ऐसे होलसेलर के पास जाना चाहते हैं जो क्रेडिट पे सामान बेचता हो। अब यहीं पे गेम करता है होलसेलर। वो क्या करता है? बहुत सस्ते में गुड्स खरीदता है, कहां से? किसान से। और जब रिटेलर को बेचता है तो काफी हाई प्राइस पे बेचता है, क्योंकि वो उधार पे दे रहा है, इसलिए रिटेलर भी ज्यादा बात नहीं करता, और रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको बेच देता है। इसीलिए जो प्राइस पे किसान ने अनाज बेचा है और जिस प्राइस पे तुम अनाज खरीद रहे हो, उसके बीच में ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। ठीक है? इसीलिए वो ये रोते रहते हैं कि हमें तो ज्यादा पैसा ही नहीं मिल रहा, हम तो गरीब ही रह गए, और तुम्हें लगता है यार महंगाई बहुत बढ़ गई। तो ये जो मिडिल मैन है, होलसेलर, ये पूरा इस गेम को खेल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तीसरा कैरेक्टर इसका कि ये रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ठीक है? चौथा पॉइंट पे आते हैं। जनरली ये एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करता है। जनरली ये एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करता है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में काम करने के लिए आपको कितने सारे अलग अलग स्टोर बनाने पड़ेंगे, कितने सारे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वहां पे और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं कि होलसेलर एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करता है। अब ये जनरली वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बट नॉट ऑलवेज, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा है, लेकिन ज़्यादातर होलसेलर एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करते हैं। जो अनाज में काम कर रहे हैं वो अनाज में करेंगे, जो स्टेशनरी में काम कर रहे हैं वो स्टेशनरी में करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो होलसेलर है ये कोशिश ये करता है कि प्रॉफिट मार्जिन लो रखा जाए, हर प्रोडक्ट पे 10% 20% का प्रॉफिट मार्जिन ही रखा जाए, लेकिन टर्नओवर ज्यादा रखा जाए। ठीक है ना? तो सपोज एक एग्जांपल के लिए बताऊं मैं, 10,000 का तुम्हारा टर्नओवर है और तुमने 50% प्रॉफिट मार्जिन भी रख लिया, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे? 5,000 रुपए, 50% ऑफ 10,000। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है और आपने 50% प्रॉफिट मार्जिन नहीं, सिर्फ 5% प्रॉफिट मार्जिन रखा है, तो 1 करोड़ पे 5% का मतलब हो गया 5 लाख का प्रॉफिट। तो ज्यादा अच्छा बिजनेस कौन सा है?
50% मार्जिन रखना जिससे प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा, या फिर 5% प्रॉफिट मार्जिन रखना। ऑब्वियसली प्रोडक्ट सस्ता रहेगा, 5% प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा बिकेगा, तो बल्क में गुड्स को बेचने की कोशिश करता है रादर देन प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, क्वांटिटी ऑफ सेल ये बढ़ाता है वो। ठीक है, तो उसका लॉजिक ये रहता है। एंड द लास्ट थिंग इज, बहुत सारी, क्योंकि ये इंटरलिंक कर रहा है, ये एक लिंकेज की तरह काम कर रहा है किसके बीच में, एक मैन्युफैक्चरर और एक रिटेलर के बीच में। तो ये दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन सी सर्विस है उसके ऊपर पूरा टॉपिक है अगला, और उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने 2 चीज़ें कवर कर ली है, पहले इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं और फिर चलेंगे अगले टॉपिक के पास।